हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं और टॉपिक का नाम है हिप्पो सिग्नलिंग। ठीक है, और हिप्पो सिग्नलिंग मैंने पहले भी डिस्कस की हुई है। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं तो उसमें आपको पता होगा कि मैंने हिप्पो सिग्नलिंग एक्सप्लेन की थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ट्रोफोब्लास्ट और आईसीएम के बीच में जो डिफरेंशिएट करने के लिए, जो एक दूसरे को रोकने के लिए, ताकि आईसीएम ट्रोफोब्लास्ट ना बने और ट्रोफोब्लास्ट आईसीएम ना बने, उसके लिए हमने हिप्पो सिग्नलिंग को देखा था। ठीक है, आज हम देखेंगे हिप्पो सिग्नलिंग को कुछ और ब्रॉडर सेंस में, दैट इज इन इट्स रोल इन कैंसर सेल। ठीक है, कि कैंसर रेगुलेशन में हिप्पो सिग्नलिंग का क्या रोल है, कि कैसे प्रोलिफरेशन हो रही है, मेटास्टेसिस कैसे हो रही है, और हिप्पो सिग्नलिंग के वजह से कैंसर कैसे कॉज हो रही है। ये हम ओवरऑल डिटेल्स देखेंगे। अभी मैं आपको सारा चीज़ें नहीं बताने वाली हूँ। ये एक मतलब एक स्टेप वाइज हम पढ़ेंगे हिप्पो सिग्नलिंग को। ठीक है, तो यहाँ तक तो पता चल गया कि आज हम पढ़ने वाले हैं हिप्पो सिग्नलिंग। अब हिप्पो सिग्नलिंग पढ़ने वाले हैं बोला मैंने, तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम हिप्पो सिग्नलिंग की बात करते हैं, आपको हमेशा रिलेटेड वे में आपको पढ़नी है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। वो पॉइंट को आपको याद रखनी है कि हम जब ट्रोफोब्लास्ट और आईसीएम के केस में बात करते हैं उसमें डिफरेंस क्या है, और जब हम कैंसर में बात करते हैं उसमें डिफरेंस क्या है। आपको बस यही एक की पॉइंट है जो आपको याद करनी है, बाकी तो सारा सिमिलर ही है। अब हिप्पो सिग्नल तो हिप्पो ही रहेगा ना, अब कुछ और तो नहीं बन जाएगा, कंगारू तो नहीं बन जाएगा, है ना। ठीक है, तो फिर ओवरऑल उसका जो चीज़ है, वो कंपोनेंट्स है, वो सिमिलर रहेंगे। लेकिन जब एंड में हम जब देखेंगे, जब वो ट्रांसक्रिप्शन जब रेगुलेट कर रहा होता है न्यूक्लियस के अंदर जाके, उस फेज़ में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाती है। वही हमको आज देखना है। तो हिप्पो सिग्नलिंग पे आते हैं। जैसे कि आपको पता है, पहले मैं आपको वीडियो में आपको लिंक यहाँ पे टैग कर दूंगी, तो वो वीडियो पहले देख आइए, फिर आपको पता चलेगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अब मैं आपको एक पाथवे दिखाती हूँ, उससे आपको रिलेट करनी है। देखिए, ये रहा हिप्पो सिग्नलिंग का जो ओवरऑल एक डायग्राम है। ये मैंने गूगल से लिए, किसी ने रिसर्च पेपर लिखी थी तो उसी में से मैंने ये डायग्राम उठाई है। ये डायग्राम आपको बुक्स में भी मिल जाएगी। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि हिप्पो सिग्नलिंग कैसे रेगुलेट कर रही है कैंसर को। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि जब दो कंडीशन है, एक हिप्पो ऑफ कंडीशन, एक हिप्पो ऑन कंडीशन। हम पहले देखेंगे हिप्पो ऑन कंडीशन में क्या हो रहा है। सो हिप्पो ऑन कंडीशन में देख रहे हैं कि कुछ रेगुलेटर्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि MAP4 केस, SAV, MST। ये सारों का ना, जो अब फुल फॉर्म देखेंगे आप, जब गूगल में सर्च करेंगे इनका फुल फॉर्म, तो आपको फुल फॉर्म ही इटसेल्फ बता देगा कि इनका क्या रोल है कैंसर में। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमें पता चला है यहाँ पे लिखा हुआ है MAP4 इसका मतलब होता है माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। अब जैसे कि आपको पता है कि जब हम पढ़ते हैं सेल साइकिल पढ़ते वक्त हमें क्या पता चलता है, कुछ माइटोजेंस होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, CDK, साइक्लिन्स, ये सारे होते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड जो माइटोजन एक्टिवेटेड जो प्रोटीन काइनेजेस होती है, उसका शॉर्ट फॉर्म है MAP4 ठीक है, आप इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, इसका अलग अलग होता है। और अल्दो फुल फॉर्म जो भी हो, इन सब का जब एज ए वाला मतलब रिलेट करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये कैंसर में कैसे रेगुलेट हो रहा है। ये आपको अपने आप ही इसकी मीनिंग ही आपको बता देगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे एक SEV1 है, इसका फुल फॉर्म कुछ सेल्वेडोर समथिंग है। एंड उसके बाद है MST1। ये सब का फुल फॉर्म अलग अलग होता है। अब मैं यहाँ फुल फॉर्म नहीं डिस्कस करूँगी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। सबको बस इतना याद रखना है कि जैसे ही हिप्पो सिग्नलिंग ऑन होती है, हिप्पो सिग्नलिंग ऑन होने के वजह से क्या होती है, MAP4 केस, SAV1, फिर MST1, 2, ये सारे क्या हो जाते हैं, फॉस्फोराइलेट हो जाते हैं। फॉस्फोराइलेट होने की वजह से एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने के बाद क्या होता है, ये सारे मिलके क्या करते हैं, लेट्स 1-2 को ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। अब लेट्स 1-2 को एक्टिवेट, अब लेट्स का फुल फॉर्म भी होता है लार्ज ट्यूमर सप्रेसर। अब LATS का मतलब होता है लार्ज ट्यूमर सप्रेसर। आप नाम से आपको पता चला है कि ट्यूमर सप्रेसर हो रहा है, दैट मीन्स कि ये जो हिप्पो ऑन हो रही है, ये ट्यूमर को होने से रोकेगी, क्योंकि ये फॉस्फोराइल हो रही है, लेट्स एक्टिवेट हो रही है, तो ऑब्वियसली ये एक्टिवेट हो रही है, मतलब क्या, एक ट्यूमर सप्रेसर चीज़ एक्टिवेट हो रही है। अब वो एक्टिवेट होने की वजह से क्या हो रही है, इन फ्यूचर ये आगे जो भी चीज़ें एक्टिवेट करेगी वो ट्यूमर को सप्रेस करने में मदद करने वाली है। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया। अब लेट्स 1 और 2 को देख लिया हमने, उसके साथ एक और उसका को फैक्टर है, दिस इज MOB1। ये सारे मिलके YAP और TAZ को ना फॉस्फोराइलेट करते हैं। ठीक है, अब YAP और TAZ को फॉस्फोराइलेट करने का के बाद इसमें दो चीज़ें हो सकती है, दो चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। एक होता है कि YAP TAZ डिग्रेडेशन में चला जाए, और दूसरा होता है कि YAP TAZ जो उसको, ये जो होती है ना स्कैफोल्ड, ये प्रोटीन क्या होती है, इसे रोक के यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ही रख देगी। ठीक है, इसको कहीं और न्यूक्लियस में जाने नहीं देगी। ये
में ये मदद करती है, लेकिन अब हिप्पो ऑन हो रही है तो ये अंदर नहीं जा रही है, ये न्यूक्लियस में नहीं जा रही है, ठीक है। अब इसमें वो प्रॉपर्टी नहीं होती कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं होती है, ये YAPTAZ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं, तो इसको मदद चाहिए होती है टैड की, ठीक है। इसको टैड की मदद चाहिए होती है, तो ये जब न्यूक्लियस में जाती है ना, ये टैड की मदद से क्या करती है, ये कुछ जीन्स को रेगुलेट करती है, कुछ जीन्स ऑन करती है, ठीक है। अब ऑन करने की वजह से कुछ चीज़ें ऑन होती है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ, अभी ये सीक्वेंशियल वे में चलेगी। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि YAPTAZ फॉस्फोराइलेट हो रखी है, अब ये या तो डिग्रेडेशन में चलेगी या तो साइटोप्लाज्म में ही रहेगी, ये न्यूक्लियस में नहीं गई। देखिए मेन मुद्दा है हिप्पो ऑन का कि हमें कैंसर होने से रोकना है, ठीक है, कैंसर होने से रोकना है। अब कैंसर होने से रोकने के लिए हमें ये YAP और टैज को हमें चुप करवा देना होगा किसी भी तरह से। अभी मैं आपको बताऊंगी, एक और पाथवे दिखाऊंगी, उसमें और बहुत सारे वेज में हम YAP और टैज को रोक रहे हैं न्यूक्लियस में जाने से। अल्टीमेट चीज़ क्या होती है, हम YAP टैज को रोकना ताकि वो न्यूक्लियस में ना जाए। अब यहाँ तो हमने समझ लिया कि YAP टैज यहाँ तक चुप हो गई है, इनको 2 वे में अपना वहाँ पे न्यूक्लियस पे नहीं पहुँची है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाती है, एक और प्रोटीन है VGLL4, ये प्रोटीन जाती क्या होती है, ये न्यूक्लियस में पहुंच जाती है और न्यूक्लियस में पहुंच के ये टैड के साथ, टैड एक सिंस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये न्यूक्लियस में जाकर TET4 के साथ बाइंड करती है और बाइंड करके क्या करती है, TET4 को रोक देती है, ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ कर देती है और ट्रांसक्रिप्शन कुछ जीन्स का क्या हो जाती है, नहीं हो पाती है, ठीक है। टारगेट जीन्स नॉट एक्सप्रेस, वो जो टारगेट जीन्स होते हैं ना वो एक्सप्रेस नहीं होती है, बिकॉज VGLL ने ना TET4 को रोक रखा है और जिसकी वजह से कुछ जीन्स एक्सप्रेस नहीं होती है। अब हमें ये देखना है कि वो जीन्स जो यहाँ एक्सप्रेस नहीं हो रही है वो कौन से जीन है, किस जीन्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। टारगेट जीन्स नॉट एक्सप्रेस की बात बोल रहे हैं ना, तो ये वो जीन्स है जो सेल प्रोलिफरेशन, मेटास्टेसिस, वो सारी चीज़ों को वो कॉज करती थी। अब मेटास्टेसिस और जो सेल प्रोलिफरेशन है ना, वो जीन्स यहाँ इस केस में क्या हो जाती है, ऑफ हो जाएगी। ऑफ होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कैंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों, ये जो टारगेट जीन्स है ये ऑफ है, ऑफ होने की वजह से कैंसर नहीं होगा। दैट मीन्स कि हिप्पोस अगर ऑन है तो कैंसर नहीं हो रही है। अब ये तो डायरेक्ट सी बात है, हमने देखा था कि जो लेट्स है ना, लेट्स का फुल फॉर्म क्या था, लार्ज ट्यूमर सप्रेसर, मतलब कि ये सारे जो भी जीन्स हैं इन सब का अलग अलग मीनिंग होता है। तो लेट्स का फुल फॉर्म हमने देखा था कि ये ट्यूमर सप्रेसर का काम करती है। तो ट्यूमर सप्रेसर का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये क्या कर रही है, कैंसर को रोक रही है, ट्यूमर को रोक रही है, ठीक है। सो यही हो गया हमारा, हिप्पो जब ऑन होती है तो ये सारी चीज़ें ये करती है, ठीक है। एक और बार मैं आपको बता देती हूँ हिप्पो सिग्नलिंग ऑन होने की वजह से क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए कि हिप्पो सिग्नलिंग ऑन हो रही है, ऑन होने की वजह से जो MST, SAV1, MAP4K, ये सारे क्या हो जाए, फॉस्फोराइलेट हो रही है। फॉस्फोराइलेट होने की वजह से ये लेट्स को भी फॉस्फोराइलेट करती है और लेट्स को फॉस्फोराइलेट करने के बाद लेट्स जाके क्या करती है, YAP टैज को फॉस्फोराइलेट कर रही है, जिसकी वजह से YAP और टैज या तो डिग्रेडेशन में चली जाएगी या तो वो साइटोप्लाज्म में ही रह जाएगी विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन 1433, ठीक है। फिर उसके बाद इस केस में क्या हो जाती है, सिंस YAP टैज अंदर नहीं गई है न्यूक्लियस में, तो क्या हो गया, VGLL4 क्या हो जाती है, वो टैज से बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को रोक लेती है और ट्रांसक्रिप्शन रोकने की वजह से क्या हो जाती है, जो कैंसर कॉजिंग जीन्स होती है, लाइक जो सेल प्रोलिफरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो मेटास्टेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो जीन्स क्या हो जाती है, इस केस में ऑफ हो जाती है, ऑफ रहती है, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं, जब हिप्पो सिग्नलिंग ऑफ रहती है। हिप्पो सिग्नलिंग ऑफ रहने की वजह से क्या हो जाता है, ये सारे जो पहले जो इनिशियल फैक्टर्स थे ये सारे फॉस्फोराइलेट नहीं होते, ये सारे फॉस्फोराइलेट नहीं होने की वजह से इनएक्टिव रहती है। अब इनएक्टिव रहने की वजह से ये लेट्स को भी एक्टिव नहीं कर पा रही है, लेट्स भी चुपचाप है अपना। अब ये सारे चुपचाप है तो क्या हो गया, अब इस केस में ये बेनिफिट किसको मिल रही है, YAP टैज को मिल रही है, क्योंकि YAP टैज को चुप कराने वाला चीज़ खुद ही चुप है। अब लेट्स 1, 2 खुद ही चुप है, ये तो YAP टैज को चुप करा रही थी। अब YAP टैज अगर यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है, YAP टैज अगर इस पर प्रोटियोजोमल जो डिग्रेडेशन नहीं हो रही है, यूबिक्विटिनेशन नहीं हो रही है YAP टैज में, तो ऑब्वियसली बात है ये YAP टैज का काम क्या हो जाएगा, ये अब न्यूक्लियस में जाएगा, क्योंकि इसके पास कुछ न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है। सो ये न्यूक्लियस के पास जाके क्या करती है, ये टैज से बाइंड कर लेती है। आपको पता है टैड एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, तो टैड से बाइंड करने की वजह से क्या हो जाती है, ये वो टारगेट जीन जो हिप्पो ऑन होने की वजह से एक्सप्रेस नहीं हो रही थी, अब वो टारगेट जीन्स क्या हो जाती है, एक्सप्रेस हो जाएंगी। अब हमने इस केस में टारगेट जीन का मतलब क्या कहा था, वो जीन्स जो कैंसर कॉज कर रहा है, वो जीन्स जो सेल प्रोलिफरेशन कर रहा है, वो जीन्स जो मेटास्टेसिस कॉज कर रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे वो जीन्स एक्सप्रेस हो जाएगी जो कैंसर कॉज कर रही है,
ठीक है। अब YAP टेस्ट आने की वजह से क्या हो जाती है, YAP टेस्ट टैट के साथ बाइंड करेगी, बाइंड करने की वजह से ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाएगी, उसके बाद टारगेट जीन्स जो होती है जो कैंसर कॉज करती है वो सारे जीन्स क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। मैं आपको एक और बार बता देती हूँ, जब हिप्पो ऑफ रहती है तो हमें कैंसर देखने को मिलती है। अब हिप्पो ऑफ रहने की वजह से क्या हो जाती है, MST, SAV1, MAP4 के वो सारे फॉस्फोराइलेट नहीं होती है, अनफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में वो इनएक्टिव रहती है, सो लेट्स भी इनएक्टिव रह गई। इसके वजह से क्या हो जाती है, YAP और TAZ एक्टिवेट रहती है, YAP और TAZ जाती है न्यूक्लियस में, टैट के साथ बाइंड करती है एंड वो ट्रांसक्रिप्शन ऑन करती है वो जीन्स का जो कैंसर कॉजिंग में रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये रहा हमारा हिप्पो सिग्नलिंग। यहाँ आपको देखना है मेन चीज़ क्या होती है। अब जब ICM और ट्रोफोब्लास्ट के केस में यहाँ ये सारी चीज़ें तो कॉमन हो गई है, बस यहाँ थोड़ी सी चीज़ों में डिफरेंस आ गई है, तो आपको बस यही वाला पार्ट याद रखना है अगर आपको वो वाला पाथवे याद है। ठीक है, सो अभी ये वाला पाथवे तो हम समझ गए हैं। एक और पाथवे देखते हैं कि हम जो होती है हम क्या करते हैं, ये जो MST, SAV1, MAP4 के इन सबको रेगुलेट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमने देखा हिप्पो ऑन में ये सारी चीज़ें फॉस्फोराइलेट हो गया। अब इनको कैसे रोका जाए, ये वाला थोड़ा सा एलाबोरेटेड वे में दी गई है, वो डायग्राम में अभी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, देखिए ये और एक और पाथवे है। अब इसे देख के आपको डरना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ ही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। हम सारी चीज़ों को नहीं याद रखने वाले हैं, क्योंकि इतनी चीज़ें आपको याद भी नहीं रहती है एग्जाम में। ठीक है, हम बस कुछ ही चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि किब्रा, अजूबा और NF2 ये सारे मिलके ना ये चीज़ को, ये MAP4 के, ये MST, SAV1 ये सबको रेगुलेट कर रही है। ठीक है, कुछ तो हो रहा है, किब्रा, अजूबा, NF2 ये सब किसी चीज़ के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो NF2 है, NF2 क्या करती है, वो LATS1-2 को एक्टिवेट करती है, उसको फॉस्फोराइलेट करती है। अब LATS1-2 अगर फॉस्फोराइलेट हो रही है, NF2 अगर LATS1-2 को फॉस्फोराइलेट क्या कर रही है, तो हमें पता है कि फॉस्फोराइलेटेड LATS जो 1-2 होती है वो जाके YAP TAZ को फॉस्फोराइलेट करती है। अब YAP TAZ को फॉस्फोराइलेट करने की वजह से क्या हो जाती है, कैंसर नहीं होती है, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, सो हमने देख लिया कि जो NF2 है वो लेट्स टेस्ट को फॉस्फोराइलेट कर रही है, जिसकी वजह से वो कैंसर होने को रोक रही है। ऐसे ही केस हम देखते हैं किब्रा के केस में और अजूबा के केस में। ठीक है, किब्रा क्या करती है, किब्रा सेल्वाडोर ये जो SAV1 है ना, इसको रिक्रूट करती है। इस जो ओवरऑल प्रोसेस जो था ना, जब हमने देखा था कि LATS1-2 फॉस्फोराइलेट हो रहा था, उसके लिए किब्रा जो होती है ना, SAV1 को रिक्रूट करती है, SAV1 को किब्रा लाती है। ठीक है, अब ऐसे ही हमने देखा कि अजूबा भी यहाँ पे कुछ एक फैक्टर जो पार्टिसिपेट करिए। अब गूगल में जाइए, उसमें अजूबा का भी फंक्शन होगा, अल्दो अजूबा का भी ऐसा ही कुछ फंक्शन है कि वो MST1-2 यही सारे जो फैक्टर जो भी कैंसर को रोकने के लिए एक्टिवेट हो रही थी जीन्स, उनको वो क्या करती है, लाती है, उनको वो एक्टिवेट करती है। तो किब्रा, अजूबा और NF2 ये तीनों जो होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है कैंसर को रोकने के लिए। ठीक है, ये सेल प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए होती है, और डेट मीन्स कि ये क्या करती है, ये उस जीन्स को, वो जीन्स को एक्टिवेट करती है जो जीन क्या करती है, ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ करती है। ठीक है, अब हमने देखा कि ये तो एक साइड हो गया, NF2 किब्रा अजूबा वाला इसका केस हो गया। एक और चीज़ हमने आपको कहा था कि मेन काम क्या होता है कैंसर को रोकने के लिए, हमें क्या करनी है, YAP TAZ को किसी भी हालत में रोक के रखनी है। ठीक है, YAP TAZ को हमें न्यूक्लियस में जाने से रोकनी है। अगर YAP TAZ न्यूक्लियस में चली गई तो वो क्या करती है, वो ट्रांसक्रिप्शन ऑन कर देती है और सेल प्रोलिफरेशन और मेटास्टेसिस कॉज हो जाती है। तो अब किसी भी हालत में हमें YAP और TAZ को रोकनी है। अब YAP TAZ को रोकने के लिए क्या करते हैं हम, कुछ भी करके, मतलब इसको कुछ भी करके हम इसे रोकनी है। अब रोकने के लिए एक और प्रोटीन काम करती है, दैट इज़ एमॉट और PTPN14, ये दो प्रोटीन्स भी है। यहाँ अल्फा कैटेनिन भी काम करती है, उसका भी मैं आपको बताऊंगी। ये आपको अपने सेल सिग्नलिंग अगर पढ़ी होगी आपको पता होगा कि वहाँ पे जंक्शंस होते हैं, टाइट जंक्शंस होते हैं, एड्रेन जंक्शंस होते हैं, फिर सेल जंक्शंस होते हैं, बहुत सारे जंक्शंस होते हैं, ऑक्लूडिंग वगैरह कुछ कुछ होती है। तो उसमें क्या होती है कि यहाँ जो टाइट जंक्शन होती है ना, उसमें एमॉट एक प्रोटीन होती है। ये फैक्टर क्या करती है, LATS1-2 और YAP TAZ को ना, उसको ना सेल सरफेस में ही रख देती है, उसको ना सेल के इधर इस साइड में न्यूक्लियस की तरफ आने ही नहीं देती, उसको ऊपर ही ऊपर रख देती है। ठीक है, उसको होल्ड करके रखती है, उसे पकड़ के रखती है ताकि LATS YAP TAZ ये क्या करती है, न्यूक्लियस में ना आए, YAP TAZ न्यूक्लियस में ना आए। ठीक है, अब ऐसे ही एक और फैक्टर्स होती है अल्फा कैटेनिन, इसका भी रोल यही है कि वो LATS को फॉस्फोराइलेट करती है, जिसके वजह से क्या हो जाती है, YAP TAZ को वो रोक के रखती है और जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस में नहीं आती है। तो ऐसे ही करके हम रेगुलेट करते हैं YAP TAZ को, जिसके वजह से हम देखते हैं कि टारगेट जीन्स को
हमें एक्टिवेट करना है या नहीं, हमें सेल प्रोलिफरेशन चाहिए या नहीं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं ना कि अगर मैं चाहती हूँ कि किसी चीज़ में कैंसर हो, तो हम क्या करेंगे, किब्रा, अजूबा, NF2, एमोट, PTPN, अल्फा कैरोटीन, इन सबको हम रोक देंगे। वो जीन्स जो YAPTAZ को रोक रही थी, हम उसको रोक देंगे, जिसके वजह से YAPTAZ अब फ्री हो जाएगा और फ्री होने की वजह से वो कैंसर कॉज कर जाएगा। सो ऐसे ही करके जब हम स्टडीज़ करते हैं, रिसर्च वगैरह क्या होते हैं ना, इन्हीं जीन के बेसिस पे होती है कि इसको रेगुलेट करती है, ऑन करती है, ऑफ करती है, थोड़ा बहुत इधर उधर करती है। तो ऐसे करके क्या हो जाती है, कैंसर सेल्स की हमारी स्टडी होती है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ यही फैक्टर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जो कैंसर को रेगुलेट करती है, जैसे कि बरका हो गया, ATM हो गया, ATR हो गया, बहुत सारे जीन्स होते हैं जिसको हम रेगुलेट करके कैंसर को देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो फिलहाल ये सिर्फ एक फैक्टर था, एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल थी, दैट इज हिप्पो सिग्नलिंग, जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। हमने वो एक चीज़ डिस्कस की है, हिप्पो सिग्नलिंग। ऐसे करके बहुत सारे पाथवेज होते हैं जो कैंसर को रेगुलेट करती है। उसके हम अलग अलग कभी मौका मिले तो उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने बस देखा कि हिप्पो सिग्नलिंग का रोल क्या होता है कैंसर में। अब आप क्या करिए, इसको ना आप नोट्स बना लीजिए, या तो वीडियो आप वापस देख लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मैं आपको PDF फॉर्मेट में नहीं दे पाऊँगी। और नोट्स बना के आप नोट डाउन कीजिए कि ये ICM और ट्रोफोब्लास्ट में कैसे रिस्पॉन्सिबल हो रही थी, जो हिप्पो पाथवे थी, एंड कैंसर में कैसे कॉज कर रही थी। इसके बीच में आपने जो डिफरेंस देखा उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज इन फ्यूचर शायद एग्जाम में ये पूछ लिया जाए, ठीक है। एंड यहाँ तक हमने समझ ली, आई होप आपको क्लियर हो गई है कि हिप्पो सिग्नलिंग का क्या रोल है कैंसर में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई है, समझ आ गई है, तो आप लाइक कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी फ्रेंड को ये वीडियो शेयर हो, तो आप शेयर भी कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन, अगर आप मुझसे किसी तरह से बात करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई सजेशन या फिर कोई टॉपिक जो आप मुझे हम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। हैव ए नाइस डे।